together. Radio 91 where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन। Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ। Tune in, turn up, दिल से बात करो, Radio Manu 92 FM के साथ चलो। Every voice counts, हर लम्हा यहाँ, चलो बात करके देखते हैं, let's all shine on। Yo, let's all go। सेहत की बात और dreams to share, Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. दिल से सुनो, we love and care. चलो बात करके देखते हैं, let's take it there. So join me, come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं, your voice, your guide. You are listening to Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं। This is Radio Manu 90.0 FM, presenting Salam Cinema. आदाब दोस्तों, रेडियो मानू 90.0 FM में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आरजे मोहम्मद शीजान अली। आप सुन रहे हैं सलाम सिनेमा। जैसा कि आप जानते हैं, सलाम सिनेमा के एपिसोड्स में हम फिल्मी जगत की सुनी अनसुनी और कही अनकही कहानियां लेकर हाजिर होते हैं। इसी सिलसिले की अगली कड़ी के तौर पर आज हम पेश कर रहे हैं साहिर लुधियानवी का खाका, जो कश्मीरी लाल जाकिर की मशहूर किताब यारान तेज़गाम से लिया गया है। मैं अपनी बात का आगाज़ लगभग 36 साल पहले की वारदात से कर रहा हूँ। उन दिनों दिलो दिमाग पर अभी तक़सीम में खाई शदीद चोटों के दर्द का एहसास बाकी था। इंसानी रिश्ते बुरी तरह टूटे थे और उन रिश्तों की तेज़ तेज़ करचियाँ सरहदों पर बिखरी पड़ी थीं और रूह में इस तरह चुभती थीं कि रूह लहू लहान हो जाती थी। मैं भी उन दिनों एक शरणार्थी था और दिल्ली के करीब गुड़गांव में शरण ले रहा था, जिसमें बेहद गर्द थी और वीरानी भी। और उस गर्द को फांकने और उस वीरानी के खला को भरने के लिए मेरी तरह हज़ारों शरणार्थी गुड़गांव में भरे थे और उजाड़ मकानों की दीवारों को अपनी बर्बादियों के किस्से सुनाते थे। जिन शरणार्थियों ने कैंप में रहना शुरू कर दिया था, वो अपने होशो हवास संभालने में लगे हुए थे। गुड़गांव में अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी लगी थी तो वो कोई 6 फरलांग सीधी सड़क थी, जो गुड़गांव छावनी के कस्बे को रेलवे स्टेशन से मिलाती थी और जिसके दोनों तरफ नीम के बहुत ही घने पेड़ थे, जिनकी शाखें मेहराबें बनाकर सड़क के ऊपर एक दूसरे से गले मिलती रहती थीं। नीम के दरख्त मैंने इतनी बड़ी तादाद में पहली बार देखे थे। मुझे ये ख्याल भी नहीं था कि सफ़ेदे और चिनार के अलावा कड़वे कड़वे छोटे पत्तों वाले नीम के दरख्त भी खूबसूरत हो सकते हैं। ये बात भी एक सदी के तीसरे हिस्से जितनी पुरानी है, जब एक तक़सीम के बाद मुल्क ने अभी दूसरी तक़सीम का मंज़र नहीं देखा था। उस ज़माने में अभी हरियाणा और हिमाचल की तश्कील नहीं हुई थी। बस एक ही पंजाब था जिसे मशरिक़ी पंजाब कहते थे, क्योंकि मगरिबी पंजाब अब पाकिस्तान में था। उन दिनों जब हम लोग लाहौर में रहने वाले अपने दोस्तों को ख़त लिखते थे तो लाहौर के साथ ब्रैकेटों में मगरिबी पंजाब भी लिखते थे। अब तो मशरिक़ी पंजाब से भी 2 और सूबे निकल आए हैं, लेकिन मैं इस वक्त सूबों की बात नहीं कर रहा हूँ। नीम के दरख्तों की छाँव की बात कर रहा हूँ,
जिन्होंने दिल्ली के आसपास अपनी वीरानी के डेरे डाल दिए थे। उन दिनों का गुड़गांव और अब का गुड़गांव बस पूछिए मत। वो जो 6-7 फरलांग लंबी रेलवे रोड थी अब ओल्ड रेलवे रोड हो गई है। उसकी जगह अब एक न्यू रेलवे रोड बन गई है, जिसके किनारों पर नई नई कुशादा कोठियां बन गई हैं। और ओल्ड रेलवे रोड की एक तरफ 36 बरस पहले की बनी कच्ची झुग्गियां अब छोटे मोटे पक्के मकानों में बदल गई हैं। जिन उजड़े हुए बेघर लोगों ने उन कच्ची झुग्गियों की बुनियादें डाली थीं, उनमें से बेशतर लोग मर खप चुके हैं। जो कोई इक्का दुक्का आदमी अपनी पुरानी मजबूत हड्डियों के सहारे जिंदा है, वो उन छोटे छोटे मकानों की दीवारों के साथ अपनी टूटी हुई खाट डालकर दिन भर खांसता रहता है और फिजा में बीमारियों के जरासीम फैलाता रहता है। ये इक्का दुक्का लोग उस ज़माने की यादगार हैं जब वो अपने सरों पर अपनी बर्बादियों की गठरियाँ उठाए जगह जगह पनाह ढूंढते फिरते थे। और दिल्ली के लोग उन्हें पाकिस्तानी कहकर मुखातब करते थे। दिल्ली के लोगों ने बड़ी बेदिली से कबूल किया था हम लोगों को। उन्हें ख्याल था कि ये उजड़े हुए लोग, जिन्हें वो तंज से पाकिस्तानी कहते थे, भीख मांगेंगे, चोरियां करेंगे, दंगे फसाद कराएंगे और कभी वक़ार की ज़िंदगी न जी सकेंगे। लेकिन रावी और चनाब और जहलम के पानियों पर पले हुए ये रांझे और हीरें अपने साथ अपनी मखसूस रिवायात लाए थे। मोहब्बत की खातिर फ़कीर हो जाने की रिवायात, यार की खातिर कच्चे घड़े पर दरिया पार करने की रिवायात। उनके पास भीख मांगने और चोरियां करने की रिवायात नहीं थीं। चुनाचे ये रांझे और ये हीरें अजनबी धरती पर रुल रुल कर जिए, लेकिन अपना वक़ार नहीं छोड़ा। और आज दिल्ली के आसपास के इलाकों में कारोबार करने वाले, कारखाने चलाने वाले, बड़े बड़े फॉर्म बनाने वाले वही उजड़े हुए लोग हैं जिन्हें दिल्ली वालों ने बड़ी बेदिली से कबूल किया था। आप अब भी निकल जाइए, दिल्ली के इर्द गिर्द के देहात में आपको कहीं न कहीं कलफ लगी पगड़ी का सफ़ेद शिमला और लट्ठे का खड़खड़ाता हुआ तहमद मिल जाएगा। उसी सीधे और ऊंचे शिमला और खड़खड़ाते तहमद की तहों में तो ये लोग अपना वक़ार, अपनी खुददारी और अपनी अना समेट लाए थे, जो उन्होंने इस धरती पर बिखेरी थीं, जो धरती अब उन्हें कबूल कर चुकी है और जिसने उन्हें अपने सीने से लगाकर अपना सारा दुलार और प्यार दे डाला है। दिल्ली वालों की धरती पर एक और शरणार्थी आया था उन दिनों। वो पहले लुधियाना से उजड़कर लाहौर गया था और अपने साथ ये पेशीन गोई लेकर गया था कि लाहौर भी उजड़ेगा एक दिन। और लाहौर वाकई उजड़ा था। और वो शरणार्थी, जिसका नाम साहिर लुधियानवी था, लाहौर से धक्के खाता पुरानी दिल्ली की एक निहायत ही गंजान बस्ती पुल बंगश की एक तंग सी गली के एक ऐसे मकान में आया था जो किसी मुस्लिम मुहाजिर के पाकिस्तान चले जाने के बाद प्रकाश पंडित को अलॉट हुआ था। अलॉट तो शायद साहिर को ही हुआ था, मुझे उसके बारे में सही इल्म नहीं। मकान की डेवढ़ी ऐन गली में खुलती थी और उसके एक कमरे के तहदार दरवाजे भी गली ही में खुलते थे। जब सारे दरवाज़ों की तहें समेट दी जाती तो वो कमरा एक तरह से बग़ैर दरवाज़ों के हो जाता था और ऐसा लगता था जैसे वो मालगाड़ी का एक डब्बा था जिसमें किसी मकान का सामान भरकर दूसरी जगह भेजा जा रहा था। प्रकाश पंडित दिल्ली आ गया था क्योंकि उसे किसी माकूल अदबी काम की तलाश थी। उसने शुआएं को संभाल लिया था जिसे श्याम सुंदर परवेज़ ने जारी किया था। उसमें उसे शाहिद अहमद देहलवी मुदीर साक़ी की भी सरपरस्ती हासिल थी। परवेज़ ख़ुद तो पब्लिसिटी का बिज़नेस करता था, लेकिन उसे कुछ कुछ अदबी ठरक भी था। इसलिए उसने 3 बल्कि 4 in 1 किस्म का पर्चा निकाल लिया था जिसमें अदब से लेकर खूबसूरती बहाल रखने के नुस्खे होते थे। शुआएं की वसातत से मैंने सलमा सिद्दीकी की कहानियाँ पहले पहल पढ़ी थीं। प्रकाश पंडित ने मकतबा शाहराह के मालिक मोहम्मद यूसुफ जामई से
शाहराह को भी देखने का काम ले लिया था। प्रकाश पंडित एक ज़हीन और खूबसूरत शख्स था और बड़ा सज संवर कर काम भी करता था। बाद में उसने हिंद पॉकेट बुक्स में रहकर उर्दू के सभी अच्छे शायरों को हिंदी जानने वाले लोगों से मुतारफ़ करवाया। यह उसका बहुत ही काबिल तारीफ़ काम है। प्रकाश पंडित एक खुददार आदमी था, इसका मुझे ज़ाती तजर्बा भी है। मैं जिन दिनों का जिक्र कर रहा हूँ उन दिनों प्रकाश पंडित ने राजपाल एंड सन्स को छोड़ दिया था। उसने शाहराह से अलग हो जाने के बाद इस इदारा को ज्वाइन कर लिया था। मुल्क की तरह इस मशहूर पब्लिशिंग कंसर्न ने भी अपना बंटवारा कर लिया था। दीनानाथ मल्होत्रा अपने भाई से अलग हो गया था और उसने हिंद पॉकेट बुक्स का इदारा संभाल लिया था। बाद में उसने नया पब्लिशिंग हाउस सरस्वती बिहार के नाम से भी कायम कर लिया था। प्रकाश पंडित अब हिंद पॉकेट बुक्स में आ गया था और उसने दीनानाथ मल्होत्रा का काम संभाल लिया था। इधर कई बरसों से मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई थी। फिर अचानक एक दिन उसका एक ख़त मिला। ख़त में उसने एक अजीब वाक़या का जिक्र किया था। एक शख्स जिसका नाम मैं जानबूझकर नहीं लिख रहा हूँ, मेरा नाम लेकर उससे मिलने गया था। वैसे ये शख्स मेरा नाम लेकर मेरे कई दोस्तों को एक्सप्लॉइट कर चुका था। प्रकाश पंडित उन दिनों बहुत परेशान था। उसकी सेहत भी ठीक नहीं थी और उसे अपने सबसे बड़े बेटे की चिंता थी जो बेकार था, लेकिन किताबों का काम करना नहीं चाहता था। शायद उसने अपने बाप का हश्र देख लिया था और नहीं चाहता था कि उसके बाप का जो हश्र 30 साल के अरसे में हुआ था, उसका वो हश्र अभी से हो जाए। उस आदमी ने प्रकाश पंडित को यकीन दिलाया कि वो उसके बेटे को कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में कोई माकूल सर्विस दिला देगा। प्रकाश पंडित ने उसे अच्छी खासी रकम भी दे दी थी और अपना बेटा भी उसके हवाले कर दिया था। वो आदमी लड़के को इधर उधर घुमाता रहा और फिर उसे आगरा में छोड़कर गायब हो गया। लड़का परेशान होता हुआ आखिर दिल्ली पहुंचा और सारी दास्तान अपने बाप को सुनाई। प्रकाश पंडित ने इतने बरसों के बाद मुझे जो ख़त लिखा था उसमें यही दास्तान बयान थी और उस आदमी का हुलिया भी लिखा था और मुझसे पूछा था कि क्या मैं उस शख्स को जानता था। मैंने प्रकाश पंडित को ख़त का जवाब देते हुए लिखा था कि मैं इस शख्स को अच्छी तरह जानता था और वो निहायत ही फ्रॉड किस्म का आदमी था। तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है एक वक्फे का। आप सुन रहे हैं सलाम सिनेमा के इस एपिसोड में साहिल लुधियानवी का खाका, जो कश्मीरी लाल जाकिर के कलम से लिखा गया है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मोहम्मद शीजान अली। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, तब तक सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM। आप सुन रहे हैं सलाम सिनेमा, रेडियो मानू 90.0 FM की फिल्मी कहानियां। You're listening to Radio Manu 90.0 FM, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. Let's listen to History's Mysteries. आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM। आइए आज हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में जानेंगे हिस्ट्री ऑफ इरिगेशन, एक ऐसा निज़ाम जिसने बंजर ज़मीन को ज़रखेज़ बनाया और इंसानी तहजीब को तरक्की की राह दिखाई। सोचिए, एक किसान आसमान की तरफ देख रहा है। उसकी सारी उम्मीदें सिर्फ बरसात पर टिकी हुई हैं। अगर बारिश हो गई तो फसल होगी और अगर बारिश ना हुई तो मेहनत भी चली जाएगी और अनाज भी। इसी परेशानी ने इंसान को एक नया रास्ता दिखाया, इरिगेशन यानी सिंचाई का निज़ाम। दोस्तों, इरिगेशन का मतलब है नदियों, झीलों, कुओं या दूसरे जरिए से पानी को खेतों तक पहुंचाना, ताकि फसलों को सिर्फ बारिश पर निर्भर ना रहना पड़े। आज दुनिया की ज्यादातर खेती इसी निज़ाम की बदौलत मुमकिन है।
लेकिन सवाल ये है कि सिंचाई का निजाम सबसे पहले कब शुरू हुआ। आर्कियोलॉजिस्ट्स के मुताबिक इरिगेशन की शुरुआत लगभग 6000 BCE में मेसोपोटामिया यानी आज के इराक के इलाके में हुई। वहां टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों का पानी कैनाल्स यानी नहरों के जरिए खेतों तक पहुंचाया जाता था। इस निजाम ने बंजर जमीन को जरखेज बना दिया और पहली बड़ी सभ्यताओं की बुनियाद मजबूत की। इसके बाद प्राचीन मिस्र यानी एंशिएंट इजिप्ट ने नाइल रिवर के सालाना सैलाब का बेहतरीन इस्तेमाल किया। इजिप्शियंस ने बांध और कैनाल्स बनाकर पानी को संभाला और साल भर खेती करना मुमकिन बना दिया। अगर भारत की बात करें तो यहाँ भी इरिगेशन का इतिहास बहुत पुराना है। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में लगभग 2600 BCE के दौरान पानी की बेहतरीन प्लानिंग देखने को मिलती है। यहाँ कुओं, रिजर्वॉयर्स और ड्रेनेज सिस्टम्स के साथ साथ खेती के लिए पानी का मुनज़्ज़म इंतजाम भी मौजूद था। बाद में मौर्य और चोला हुक्मरानों ने तालाबों, नहरों और बांधों की तामीर को फरोग दिया। खास तौर पर तमिलनाडु का कल्लनाई डैम, जिसे ग्रैंड एनिकट भी कहा जाता है, लगभग 2nd सेंचुरी CE में राजा करिकाला चोला ने बनवाया था। ये दुनिया के सबसे पुराने और आज भी इस्तेमाल होने वाले इरिगेशन डैम्स में शुमार होता है। आज इरिगेशन टेक्नोलॉजी और भी एडवांस हो चुकी है। कैनाल इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन जैसे तरीके पानी की बचत के साथ ज्यादा पैदावार हासिल करने में मदद कर रहे हैं। दोस्तों, आज के हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में फिलहाल इतना ही। अगली मुलाकात में फिर लेकर आएंगे तारीख के पन्नों से एक और हैरत अंगेज इन्वेंशन, डिस्कवरी या हिस्टोरिकल इवेंट की कहानी। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। आप सुन रहे थे हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज। For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं सलाम सिनेमा, रेडियो मानू 90.0 FM की फिल्मी कहानियां। दोस्तों, सलाम सिनेमा के इस एपिसोड में आपका फिर से खैर मकदम है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मोहम्मद शीजान अली, और आज हम सुन रहे हैं साहिर लुधियानवी का खाका, जो कश्मीरी लाल जाकिर की मशहूर किताब से ले गया है। आइए इस सिलसिले को फिर से शुरू करते हैं। और इस तरह कई बरसों की टूटी हुई मुलाकातों का रिश्ता एक बार फिर जुड़ा और प्रकाश पंडित और मैं दोबारा मिलने लगे। एक बार उसने हिंद पॉकेट बुक्स वालों की गाड़ी भेजकर मुझे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से, जहां मैं एक मीटिंग अटेंड करने गया था, शाहदरा बुलवाया। मैं इससे पहले हिंद पॉकेट बुक्स के दफ्तर में तो क्या, कभी शाहदरा भी नहीं गया था। हालांकि शाहदरा भी उन्हीं शरणार्थियों ने बसाया था जो पाकिस्तान से उजड़ कर आए थे। वहीं मेरी दीनानाथ मल्होत्रा से पहली मुलाकात हुई। मल्होत्रा बड़ा शाइस्ता, बाखलाक और सुलझा हुआ आदमी है। दरअसल प्रकाश पंडित मुझे मल्होत्रा से मिलवाना चाहता था। पहली ही मुलाकात में मुझे ये मालूम हो गया कि दीनानाथ मल्होत्रा प्रकाश पंडित में अटूट विश्वास रखता था और उस पर पूरी तरह डिपेंड करता था। सरस्वती विहार अभी नया नया कायम हुआ था और प्रकाश पंडित ही उस काम को भी संभाल रहा था। इस इदारे से कुछ बहुत अच्छी किताबें छपी थीं। मेरा नावल लहू पुकारता है प्रकाश पंडित ने अपनी देखरेख में सरस्वती विहार ही से छपवाया था। मैंने इस नावल का जिक्र इसलिए किया है कि मेरा यह नावल साहिर की नज़्म खून फिर खून है कि एक टुकड़े से ही शुरू होता है। उर्दू में मेरे इस नावल का उन्वान ही खून फिर खून है। नावल के हीरो का नाम अंजुम है और हीरोइन का नाम साहिरा। शादी की पहली रात को तुर्कमान गेट की अंदरूनी आबादी के एक तंग मकान के ऊपर वाली मंजिल के एक छोटे से कमरे में
अंजुम अपनी दुल्हन से गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता है। वो जो भी बात करता है उसे साहिरा सुनती ज़रूर है, लेकिन उसका जवाब नहीं देती, जैसे उस पर किसी रद्द अमल ही नहीं। अंजुम की किसी बात का और फिर न जाने कैसे वो कह उठता है, मुझे साहिर लुधियानवी की एक नज़्म बहुत पसंद है जो उसने कांगो के शहीद लुमुम्बा के कत्ल पर कही थी, और जिसकी मौत के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि एक कत्ल क्या हुआ, लुमुम्बा एक जिंदा लुमुम्बा से कहीं ज़्यादा ताकतवर होता है। तुम उस नज़्म का एक हिस्सा सुनोगी? खून फिर खून है, साहिरा ने एकदम जवाब दिया था। तो तुमने साहिर को पढ़ा है? मुझे साहिर बहुत पसंद है। खामोशी का वो तिलिस्म जो साहिरा पर अब तक छाया हुआ था, साहिर के नाम से ही टूटा था, उसके महबूब शायर के नाम से। और फिर अंजुम ने नज़्म का ये टुकड़ा अपनी बोझल धीमी आवाज़ में सुनाया था, और साहिरा रो उठी थी, और उसने अपने आप को अंजुम की आगोश में डाल दिया था। खून चलता है तो रुकता नहीं संगीनों से, सर उठाता है तो दबता नहीं आईनों से। जुल्म की बात ही क्या, जुल्म की औकात ही क्या, जुल्म बस जुल्म है आगाज से अंजाम तलक। खून फिर खून है, 100 शक्ल बदल सकता है, ऐसी शक्लें कि मिटाओ तो मिटाए न बने, ऐसी शक्लें कि मिटाओ तो मिटाए न बने, ऐसे शोले कि बुझाओ तो बुझाए न बने, ऐसे नारे कि दबाओ तो दबाए न बने। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। पुल बंगश की गंजान लोकेलिटी में मालगाड़ी के डब्बे जैसे मामूली मकान में साहिर से अक्सर मुलाकातें होती थीं। अम्मी भी उन दिनों दिल्ली आ गई थीं। उन दिनों की अम्मी और बम्बई में 20 बरस बाद की अम्मी में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। उन दिनों तो अम्मी सारे घर की रौनक हुआ करती थीं, खामोश ज़रूरत से ज़्यादा। संजीदगी और डिसेंट तो बहुत बाद में उभरी थी अम्मी की शख्सियत में। मिसेस प्रकाश पंडित भी बड़ी तंदही से खिदमत करती थी अम्मी की, और वो उन्हें बिल्कुल अपनी माँ की तरह मानती थी। कभी कभी ऐसा भी होता कि साहिर, मजाज और एक आध और शायर आजकल के दफ्तर ओल्ड सेक्रेटरीट में जोश मलिहाबादी से मिलने चले जाते थे। ऐसे भी मौके आए जब मैं भी साथ था। जोश साहब भी तो उन दिनों पुलबंगश के इलाके में ही रहते थे, 1-2 मंजिला मकान में जो साहिर के मकान से पहले पड़ता था और ख़ासा बड़ा भी था। जोश साहब वाले मकान में ही तो बाद में जगन्नाथ आज़ाद अपने वालिद तलवक चंद महरूम के साथ रहने लगा था, और सबसे ऊपर वाली मंजिल में साहिर होशियारपुर ही रहने लगा था। पुल बंगश की ये लोकेलिटी कुछ बरसों तक तरक्की पसंद अदीबों और शायरों का मरकज़ बनी रही। मजाज जब भी दिल्ली आता साहिर के यहाँ ही ठहरता। एक बार जब मैं सुबह ही सुबह साहिर से मिलने गया तो मालगाड़ी के डब्बे नुमा बड़े से कमरे में बिछे पलंग पर साहिर और मजाज दोनों सोए पड़े थे। शायद रात को किसी मुशायरे से बहुत देर में लौटे थे। साहिर का दिल्ली में मुख्तसर क़याम बड़ी अहमियत का हामिल है। मैं समझता हूँ उस ज़माने में तरक्की पसंद अदीबों का मरकज़ बम्बई नहीं था, दिल्ली था। शाहराह तरक्की पसंद अदब का तर्जमान था और सभी तरक्की पसंद अदीब और शायर उसमें लिखते थे। मेरा नावल सिंदूर की राख भी पहली बार शाहराह में ही छपा था। साहिर सब दोस्तों की तख्लीक़ात बड़ी मोहब्बत से और सजा संवार कर छापता था और बड़े खुलूस से उनकी रचनाएं हासिल करता था। मुझे याद है जब मेरी कहानी अंधेरे की कोख उसने सुनी तो मुझे साफ भी नहीं करने दी और शाहराह में शाये कर दी। कहानी का मरकज़ी ख़याल एक ऐसी हिंदू औरत है जो तक़सीम के दौरान अगवा कर ली जाती है और जब फ़ौज की मदद से उसे बरामद करके हिंदुस्तान लाया जाता है तो उसके पेट में पूरे दिनों का बच्चा है। साहिर ने जब ये कहानी सुनी थी तो उसकी आंखें नम हो गई थीं। अफसोस की बात यह है कि शाहराह का वो पर्चा जिसमें मेरी ये कहानी छपी थी मुझसे कोई पढ़ने के लिए ले गया और उससे गुम हो गया, जैसा कि अक्सर हमारे साथ होता है।
मेरे पास उस कहानी की नकल भी नहीं है, क्योंकि साहिर ने तो उसे रफ शक्ल में ही मुझसे ले लिया था। मैंने सिर्फ अपनी बात कही है। वो अपने दोस्तों की तख्लीक़ात इसी तरह लिया करता था उनसे। उनकी कहानियाँ, नज़में, गज़लें, मज़मून इसी तरह हासिल करता था, बड़ी मासूमियत से, मुस्कुराकर, प्यार से। ऐसी मासूमियत और प्यार से कहानी या गज़ल क्या, कोई उसे जान देने से भी इनकार न कर सकता था। और फिर साहिर अचानक ही दिल्ली से चला गया। उसने दिल्ली क्यों छोड़ दी, ये एक अलग दास्तान है। एक शाम साहिर अपनी अम्मी को प्रकाश पंडित और उसकी बीवी के पास छोड़कर बम्बई चला गया और 4 बंगला में कृष्णचंद्र के पास रहने लगा। साहिर के जाने के बाद मैं अम्मी से अक्सर मिलता, उसका मिजाज पूछता और बदले में उसकी प्यारी प्यारी दुआएं हासिल करता। बुज़ुर्गों की दुआएं भी हमारे साथ एक मुअय्यन मुद्दत तक ही रहती हैं। हम लोगों के लिए ये खूबसूरत पनाहगाह भी तो मुस्तकिल नहीं होती। बुज़ुर्ग चले जाते हैं तो अपनी प्यारी प्यारी पुरखलूस और शफ़क़त भरी दुआएं भी अपने साथ ले जाते हैं। साहिर और प्रकाश पंडित की दोस्ती बड़ी मजबूत दोस्ती थी। ऐसी मजबूत दोस्तियां आज के मशीनी दौर में नायाब हैं। कभी कभी अपने दोस्तों के बारे में बातें करने को बहुत जी चाहता है। इसमें कोई लॉजिक नहीं होता, कोई आर्गुमेंट नहीं दी जा सकती। आज मेरा मन वाकई अपने दोस्तों के बारे में बात करने को चाह रहा है, भले ही इसमें कोई लॉजिक ना हो। मेरा एक दोस्त सुखदेव प्रसाद है। अभी हाल ही में हरियाणा सरकार से होम सेक्रेटरी की हैसियत से रिटायर हुआ है। मैं कई साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब वो डिप्टी कमिश्नर बनकर करनाल गया था। करनाल ज़िला को ये शर्फ हासिल है कि यहाँ हिंदुस्तान की तकदीर पलट देने वाली कई लड़ाइयाँ लड़ी गईं। पानीपत की 3 लड़ाइयाँ, थानेसर की लड़ाई और फिर कुरुक्षेत्र का महायुद्ध। इसी इलाके में तो कृष्ण ने अर्जुन को वो उपदेश दिया था जिससे गीता का जन्म हुआ। जहाँ करनाल का ज़िला जंगों के लिए मशहूर है, वहाँ उसकी अदबी हैसियत भी है। अब कुरुक्षेत्र का ज़िला बन जाने से जंगों का भी बंटवारा हो गया है। अल्ताफ़ हुसैन हाली पानीपती करनाल ज़िला के ही तो थे। पानीपत में सर सैयद अहमद ख़ां, अल्लामा इक़बाल और इल्म अदब से ताल्लुक़ रखने वाली कई नामवर हस्तियां आ चुकी हैं। बू अली कलंदर भी यहीं के थे, उनका मज़ार भी पानीपत में ही है। हाली बेचारे की तो एक छोटी सी कब्र थी, बू अली कलंदर का तो बहुत बड़ा मज़ार है। यहाँ सभी फ़िरक़ों के लोग सजदा गुजारने आते हैं। जब सुखदेव प्रसाद ने करनाल में डिप्टी कमिश्नर की हैसियत से चार्ज ले लिया तो वहाँ मेरा जाना लाजमी हो गया। 10-15 रोज़ मैं तो वहाँ जाना हो ही जाता था, कभी किसी दफ्तरी काम से और कभी ज़ाती विज़िट के तौर पर। सुखदेव प्रसाद इल्म अदब से इश्क करने वाला आदमी है और मेरा उससे बहुत पुराना ताल्लुक़ है। एक बार जब मैं करनाल गया तो उसने कहा कि वो उस ज़िला की अदबी और कल्चरल तरक्की के लिए कुछ करना चाहता है और मुझसे पूछा कि वो इस सिलसिले में क्या करे। मैंने हाली की अदबी अहमियत का ज़िक्र किया और तजवीज़ पेश की कि वो हाली के नाम पर कोई पार्क बनवा डाले, कोई लाइब्रेरी खोल दे और सबसे पहला काम ये करे कि हाली के पुराने मकबरे को ठीक करा दे और उसको ऐसी शक्ल दिलाए जो हाली के शान के शायान हो। और फिर हर साल हाली की याद में पानीपत में एक ऑल इंडिया मुशायरा कराए। सुखदेव प्रसाद ने मेरी सभी तजवीज़ें मान ली और उनकी तकमील के सारे प्रोसेस में मुझे साथ रखा। दोस्तों, अब वक्त हो चला है एक वक्फे का। सलाम सिनेमा के इस एपिसोड में आप सुन रहे हैं साहिर लुधियानवी का खाका, जो मशहूर कलमकार कश्मीरी लाल जाकिर की मशहूर किताब याराने तेज़गाम से लिया गया है। वक्त है एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM। You are listening to Salam Cinema, Radio Manu 90.0 FM's Cinema Stories. आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं। Your voice
This audio has been generated through AI. ये है रेडियो मानू 90.0 FM। आइए अब सुनते हैं द माइंडफुल मिनट। इंसान की असल दौलत उसका अच्छा किरदार है। अफलातून। मनुष्य अपने विचारों से निर्मित प्राणी है। वो जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। महात्मा गांधी। Write what should not be forgotten. Isabel Allende. This is Radio Manu 90.0 FM. You were listening to the Mindful Minute. सेल्स, मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं। Your voice, your guide. You are listening to Salam Cinema, Radio Manu 90.0 FM's Cinema Stories. दोस्तों, सलाम सिनेमा के इस एपिसोड में आपका फिर से खैर मकदम है। आज आप सुन रहे हैं साहिर लुधियानवी का खाका, जो मशहूर कलमकार कश्मीरी लाल जाकिर की याराने तेज़गाम से लिया गया है। आइए उस सिलसिले को फिर से शुरू करते हैं। पानीपत के मॉडल टाउन के बाहर वाले हिस्से में एक बहुत ही पुराना और गंदा जोहड़ था, जो सिवाय मच्छरों को पालने और सारे शहर में सड़ांध फैलाने के किसी काम ना आता था। सुखदेव ने उस जोहड़ को एक शानदार पार्क में तब्दील करने का फैसला किया और फौरन ही काम शुरू करा दिया। उस बरस हाल ही के जन्मदिन पर पहला ऑल इंडिया मुशायरा उसी नामुकम्मल पार्क के वसी एरिया में मुनाकिद किया गया। सुखदेव प्रसाद 3 साल तक करनाल का डिप्टी कमिश्नर रहा और 3 साल पानीपत में कुल हिंद मुशायरे होते रहे। इस खूबसूरत वसी पार्क में जिसका नाम हाली पार्क रखा गया था। हाली का मकबरा असर नौ तामीर हुआ और उसके नाम पर एक लाइब्रेरी भी खुल गई। मैं उस आखिरी कुल हिंद मुशायरे का जिक्र कर रहा हूँ जिसमें शरीक होने के लिए साहिर आया था और उसके साथ अम्मी थीं और अनवर भी थी। साहिर का डॉक्टर दोस्त भी उसके हमराह आया था। उस मुशायरे में साहिर के अलावा बम्बई से कैफी आज़मी, जानिसार अख्तर और सरदार जाफरी भी आए थे। कैफी की तबीयत उन दिनों ठीक नहीं थी, लेकिन उसने भी मेरा कहा नहीं टाला था और पानीपत के कुल हिंद मुशायरे में शिरकत करने आया था। साबिर दत्त भी उनके साथ था। अब अम्मी खासी बदल चुकी थीं, मुझे उन्होंने पहचाना भी नहीं। साहिर के रोकने के बावजूद हम अम्मी को भी चंद लम्हों के लिए स्टेज पर लाए थे और उसके गले में हार डाले थे। उससे तस्कीन सिर्फ हमें मिली थी, हम जो अम्मी के परस्तारों और अक़ीदतमंदों में से थे। उससे ना तो साहिर को कोई फ़र्क पड़ा था, ना उसकी अम्मी को। मैंने साहिर को 3रे दर्जे का मुसाफिर इसलिए कहा है कि उन दिनों अभी रेल वालों ने 3रे दर्जे के कंपार्टमेंटों को 2रे दर्जे का नाम नहीं दिया था। नए नामकरण संस्कार से भी फ़र्क कुछ नहीं पड़ा था। डब्बे वही पुराने थे और खस्ता सिर्फ उन पर नया रोगन कर दिया था रेल वालों ने। हमारे समाज का अलमिया तो यही है कि पुराने गले सड़े ढांचों पर रोगन कर देने से हम समझने लगते हैं कि निज़ाम बदल गया है। लेकिन इस अमल से न तो निज़ाम ही बदलता है और न आवाम की तकदीर ही बदलती है। समाज का ढांचा और आवाम की तकदीर दोनों आपस में बड़ी मजबूती से जुड़े हुए हैं।
जो नाआसूदगियाँ और तकलीफ़ें तीसरे दर्जे में सफ़र करने वाले मुसाफिरों को होती थीं, वही नाआसूदगियाँ और तकलीफ़ें अब उन्हें दूसरे दर्जे के मुसाफिर कहकर दी जा रही थीं। लोग भी वही थे, रेल के डब्बे भी वही थे, स्टेशनों के प्लेटफॉर्म भी वही थे, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा था। सिर्फ डब्बों के बाहर तीसरी श्रेणी की जगह दूसरी श्रेणी लिख दिया गया था, वो भी हिंदी में, उर्दू में नहीं। उर्दू अब भी तीसरे दर्जे के मुसाफिरों की ही ज़बान थी, उसे दूसरे दर्जे की ज़बान नहीं बनाया गया था। और लुत्फ़ ये था कि तीसरे दर्जे की ज़बान के शायरों को दूसरे और पहले दर्जे के लोग ज़्यादा शौक़ से सुनते थे और ज़्यादा खुलूस से दाद देते थे। कवि सम्मेलनों में लोग जाते थे, कविताएं भी सुनते थे, लेकिन शेर उर्दू के याद करते थे, हिंदी की कविताएं नहीं। उर्दू के शेर ख़ास तौर पर औरतें अपनी अपनी नोटबुकों में देवनागरी लिपि में लिखती थीं और उन्हें बड़े फ़ख्र से अपनी किटी पार्टियों में सुनाती थीं और दाद हासिल करती थीं। हौसला अफजा बात यह है कि ये कैफियत अब भी जारी है और इसका चलन बढ़ता ही जा रहा है। तीसरे दर्जे की ज़बान के शायरों को दूसरे दर्जे की आबादी की सरपरस्ती हासिल है। औरतें हमारे मुल्क में दूसरे दर्जे की शहरी ही तो हैं, उन्हें पहले दर्जे की शहरी बनने में उतनी ही देर लगेगी जितनी उस इनकलाब के आने में लगेगी जिसके लिए जानिए कितनी मुद्दत से कोशिश हो रही है। साहिर तीसरे दर्जे की ज़बान का शायर था, इसलिए उसने अपनी रिवायात को नहीं तोड़ा। वो ज़िंदगी भर हवाई जहाज़ में नहीं बैठा, वो दूसरे तरक्की पसंद अदीबों और शायरों की तरह मॉस्को नहीं गया, क्योंकि वह हवाई जहाज़ में सफ़र करना नहीं चाहता था। उसने ज़िंदगी भर अपनी धरती की बू बास को संवारा और अपनी धरती के अवाम के दुख दर्द का हिस्सेदार बना। न उसने कभी सरमायादारों के कसीदे लिखे और न ही कभी उनकी ऐश का हिस्सेदार बना। न उसने अदब में ऐसा किया और न फिल्म में। उसने कभी अवाम से अपना नाता नहीं तोड़ा और उसकी शायरी इसी रिश्ते को मजबूत करने की एक बहुत बड़ी अदबी और अवामी कोशिश है। मुझे यहाँ एक वाक़या याद आ गया। साहिर को लुधियाना से इश्क था। वो जब भी दिल्ली तक आता, एक आध दिन के लिए लुधियाना ज़रूर जाता, क्योंकि वहाँ उसके दोस्त भी थे और परस्तार भी। वो धरती भी मौजूद थी जिसकी फ़िज़ा में वो जिया था। वो कॉलेज भी मौजूद था जिसकी दीवारें अब भी उसके शेरों से गूंजती हैं। उन दिनों लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर सरदार सेवा सिंह थे, एक नफीस, बाअखलाक और कल्चर्ड शख्स। उन्हें भी इल्म अदब से मोहब्बत है। जिन दिनों वो चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी के एजुकेशन और फाइनेंस सेक्रेटरी थे, उनकी मदद ही से तो मैं दोबारा इंडो पाक मुशायरे मुनाकिद करा सका था। उन मुशायरों में रईस अमरोहवी, अहमद फराज, परवीन शाकिर, कुंवर महेंद्र सिंह बेदी, साबिर दत्त, खुमार बाराबंकवी, बशीर बद्र, जमीला बानो और दूसरे कई शोरा शरीक हुए। और चंडीगढ़ के चीफ कमिश्नर के बैनर्जी ने उन्हें न सिर्फ स्टेट गेस्ट बनाया बल्कि उन्हें एजाज़ भी दिए। सरदार सेवा सिंह ने साहिर की आमद पर लुधियाना में एक बहुत अच्छा मुशायरा कराया था। लोगों ने अपने महबूब शायर को जी भर कर सुना और जी भर कर दाद भी दी। उसी महफिल में ये फ़ैसला भी हुआ कि क्लब के पीछे वाली सड़क का नाम साहिर रोड रखा जाए। जब स्टेज पर यह तजवीज़ रखी गई तो सरदार सेवा सिंह ने यह ऐलान करते हुए बड़ी मसरत का इजहार किया और साहिर के गले में फूलों का हार भी डाला। साहिर ने जब डिप्टी कमिश्नर का और लुधियाना के दोस्तों का शुक्रिया अदा किया तो कहा, मैं डिप्टी कमिश्नर साहब का और आप सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे वो एजाज़ बख्शा है जिसका मैं वाकई मुस्तहिक हूँ। लोगों ने तालियां तो बजाईं, लेकिन साहिर के लतीफ़ इशारे को न समझ पाए। तालियों की गूंज ख़त्म हुई तो साहिर ने कहा, मैं इस एजाज़ का इसलिए हक़दार हूँ कि मेरी तमाम उम्र सड़कों ही पर गुजरी है। तमाम हॉल कहकहों से गूंज उठा और इस मुतरन्नम गूंज में तालियों की गूंजें भी शामिल हो गईं। साहिर ने अपनी धरती के बासियों के सामने यह कबूल किया था कि वो तीसरे दर्जे का आदमी था, जिसकी तमाम उम्र सड़कों पर गुजरी थी, उन्हीं सड़कों पर जिन पर आवाम अपनी छोटी छोटी खुशियाँ और छोटे छोटे गम झोलियों में डाले घूमते रहते हैं और ज़िंदगी से मायूस नहीं होते।
हाँ, तो मैं बात कर रहा था पानीपत के कुल हिंद मुशायरे की, क्योंकि साबिर दत्त भी उस मुशायरे में शरीक था, इसलिए वो मेरी बात की तस्दीक करेगा। उस मुशायरे में हरियाणा से इतने लोग नहीं आए थे जितने कि दिल्ली और पंजाब और चंडीगढ़ से आए थे अपने महबूब शायरों को सुनने के लिए। लेकिन जो लोग लुधियाना से आए थे वो सिर्फ साहिर के लिए आए थे और बज़िद थे कि अगले दिन साहिर उनके साथ लुधियाना चले, क्योंकि वहाँ रोटरी क्लब और कुछ दूसरी अंजुमनों ने मिलकर एक मुशायरा अरेंज किया था जिसकी सदारत ज्ञानी ज़ेल सिंह जी कर रहे थे, जो उन दिनों पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे। मैं जाकिर दा मेहमाना ओदे कोलों पुछो, साहिर ने लुधियाना से आए हुए दोस्तों से कहा। वो लुधियाना जाने को तैयार था, लेकिन उन लोगों को इजाज़त मुझसे लेनी चाहिए थी क्योंकि वो मेरा मेहमान था। ये था साहिर का अखलाक, ये थी साहिर की दोस्ती की कदरें। उससे अगले रोज़ कारों में न सिर्फ साहिर लुधियाना गया बल्कि सरदार जाफरी, कैफी आज़मी, जानिसार अख्तर, साबिर दत्त और मैं भी गए। लुधियाना का वो मुशायरा एक अलग ही नौइयत का था। उस मुशायरे में सिवाय हम 6 शायरों के किसी दूसरे शायर ने कलाम नहीं पढ़ा, सिवाय कृष्ण अदीब के जो हमारा ही साथी था और साहिर का बहुत प्यारा दोस्त। मुशायरा की निज़ामत बलजीत सिंह सज्जाद ने की थी। उस मुशायरे की सबसे बड़ी खूबसूरती ये थी कि ज्ञानी ज़ेल सिंह ने बड़ी ही खूबसूरत तकरीर की थी, बड़ी ही प्यारी उर्दू में। उन्होंने इस तकरीर में अदीबों और शायरों के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे वो सुनहरी अल्फाज में लिखे जाने के काबिल हैं। उन्होंने हम सब शायरों के गले में बहुत ही खूबसूरत हार डाले और हमें बारी बारी अपने सीने से लगकर दुआएं दी। पंजाब को ऐसा स्कॉलर चीफ मिनिस्टर फिर शायद ही कभी मिले। लुधियाना से अगले रोज़ साहिर और जानिसार अख्तर और साबिर मेरे साथ चंडीगढ़ आ गए। कैफ़ी और सरदार जाफरी दिल्ली चले गए। साहिर माउंट व्यू में ठहरा और जानिसार अख्तर मेरे घर। साहिर चंडीगढ़ मेरी खातिर नहीं आया था और न ही किसी मुशायरे में शिरकत करने आया था। पानीपत और लुधियाना के बाद किसी और मुशायरे की अब ज़रूरत ही कहाँ रह गई थी। साहिर चंडीगढ़ इसलिए आया था कि उस दिन उसके निहायत अजीज़ दोस्त शिव कुमार बटालवी के बच्चे की सालगिरह थी। साहिर लुधियाना से मेरे साथ ज़रूर आया था, लेकिन उसने तमाम दिन शिव कुमार बटालवी के घर में गुजारा था। मुझे वो उस दिन नहीं मिला। अगले दिन जाने से पहले और जानिसार अख्तर को साथ ले जाने के लिए मेरे घर आया था और फिर वो और अख्तर और साबिर तीनों दिल्ली चले गए थे। आज शिव कुमार बटालवी इस जहान में नहीं, लेकिन उसकी नज़में पंजाबी अदब का एक कीमती सरमाया है। शिव भी साहिर की तरह तीसरे दर्जे का ही आदमी था। वो जिया भी तीसरे दर्जे के आदमी की तरह और मरा भी उन्हीं में से एक होकर। अब कहाँ है वो दोस्तों की खातिर मरने वाला प्यारा शख्स जिसे उसके वालिद चौधरी फजल मोहम्मद ने कुरान शरीफ देखकर अब्दुल हई नाम दिया था, लेकिन दुनिया ने जिसे साहिर के नाम से याद किया और आने वाली नस्लें भी जिसे उसी नाम से याद करेंगी। साहिर वाकई जादूगर था, अल्फाज का भी, फ़न का भी, खुलूस का भी, दोस्ती का भी। साहिर, अगर तुम चंद लम्हों के लिए दोबारा हमारे दरमियान आ जाओ तो देखोगे कि हम तुम्हें अपने दरमियान न पाकर कितने रंजीदा हैं। मेरा यकीन न हो तो अमृता प्रीतम की किताब रसीदी टिकट मंगवा कर पढ़ लो। अमृता अपनी किताब तुम्हें तो बिना किसी रसीद के भी भेज देगी। सचमुच बहुत प्यारी किताब है, उसकी शायरी की तरह। शायद तुम्हारे ही लिए तुम्हारे दोस्त शिव कुमार बटालवी ने ये मिसरे कहे थे। शिखर दोपहर सिरते, मेरा ढल चलियाँ परछावां, कब्रां उड़ीक दियाँ, ज्यों पुत्रा नु मावां। मेरे सर पर पूरी दोपहर का सूरज है और मेरा साया सुकड़ता जा रहा है। कब्रें उसी प्यार से मेरा इंतज़ार कर रही हैं जैसे माएँ अपने बेटों का इंतज़ार करती हैं। दोस्तों, सलाम सिनेमा के इस एपिसोड में आप सुन रहे थे साहिर लुधियानवी का खाका, जो मशहूर कलमकार कश्मीरी लाल जाकिर की किताब यारान तेज़गाम से लिया गया है। अगले एपिसोड्स में हम इसी किताब से चंद और खाके आपके रूबरू लेकर आएंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। अब इजाज़त दीजिए अपने दोस्त और होस्ट आरजे मोहम्मद शीज़ान अली को। मुलाकात होती है अगले एपिसोड्स में। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM। आप सुन रहे थे सलाम सिनेमा, रेडियो मानू 90.0 FM की फिल्मी कहानियां।
रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।